स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। क्लास नंबर 6 लेकर मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच। और ये आईटीआई फर्स्ट ईयर या फिर आईटीआई 1 ईयर की ट्रेड जितनी भी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईटीआई कर रहे हैं आप, ठीक है, आप आईटीआई कर रहे हो। आप हो सकता हो ऐसी आईटीआई कर रहे हो जो सिर्फ 1 साल की ही होती है, मतलब 1 वर्ष में ही वो खत्म हो जाती है, या फिर आप 2 ईयर वाली आईटीआई कर रहे हो जो 2 वर्ष तक चलती है, ठीक है। जैसे 1 ईयर वाले में एग्जाम्पल लिया जाए तो कोपा, ऐसे और भी ट्रेड हैं जो सिर्फ 1 ईयर की होती है, तो उनके लिए भी है ये, ऐसा कंफ्यूजन है। बाकी 2 ईयर में है तो आप फर्स्ट ईयर में है तो भी, तो सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है बिना कंफ्यूजन के, और पूरे भारत के बच्चों के लिए, ऑल इंडिया, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना भैया ये तो इधर के रहने वाले हैं, यूपी बिहार को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे भारत के बच्चों के लिए एक क्लास है, क्लास नंबर 6 है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप बुक में चैप्टर 6 पर पहुंचते हो तो आपको चैप्टर 5 भी पढ़ना होता है। इसी तरह से आपको इसके पीछे की भी क्लासेस देखनी होगी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। इससे रिलेटेड टेस्ट और पीडीएफ जो कि समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? इस वेबसाइट पर मिलेंगे। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा कोर्स का, कोर्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी के नाम से कोर्स होगा, वहां पर आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करोगे तो मिल जाएगा। ये वेबसाइट नोट कर लो। ये तो हो गई कुछ ज्ञान की बातें। शुरू करते हैं। ये जो मॉड्यूल है कम्युनिकेशन स्किल, इसका पार्ट 1 यानी पार्ट 1 हमने क्लास नंबर 5 में करा दिया था। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें ज्यादा थे तो हमने 2 हिस्से में कर दिया। पार्ट 2 हम 6 में करा रहे हैं, और पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कर लिया है। किसमें कर लिया है? क्लास नंबर 5 में, ठीक है। तो अब समय नहीं आगे पीछे करेंगे, शुरू करेंगे। अब देखिए आगे आपके सामने सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपेंस थ्रू, कह रहे हैं विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर कोई बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और आप अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, बाकी सवाल जो भी हो, मैं ये कहता हूं कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है सबसे आसान है, और इसमें ही सबसे ज्यादा बच्चे स्कोर भी करते हैं। 50 नंबर में 48 नंबर, 46 नंबर, 42 नंबर, 40 प्लस की तो बहुत ज्यादा ही संख्या रहती है, और 48 और 50 लाने वाले भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसके पीछे लॉजिक है। सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस लोग इससे बचते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना इसको मैथ की तरह भी नहीं है, ना ही ये साइंस है ना मैथ है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाए। बस मैं इतना कहता हूँ आप मेरे साथ पढ़ लो, 20 लेक्चर मेरे साथ पढ़ लो, और जितना मैं आपको समझाता हूँ समझ लो, बस उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे एम्प्लॉयबिलिटी के। यह एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है जो हमारे निजी जीवन में चल रहा होता है, प्लस भविष्य में चलने वाला होता है, और ये मुझे तैयार करता है, मुझे नहीं, हमें आपको तैयार करता है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। इसलिए इसका नाम भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी ये ज्ञान की बातें होगी। यहाँ पर हो गया था कि सुनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और देखने का भी कोई मतलब नहीं है, गाने का भी मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब भी होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच मैसेजेज का आदान प्रदान। मैसेजेज मतलब ऐसा नहीं है कि मैसेज मतलब जो आप टाइप कर रहे हो वही मैसेज, ठीक है। मान लेते हैं पर्सन ए है, पर्सन बी है, 2 व्यक्ति हैं या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन। ये अपनी बात, मैसेज मतलब अपने विचार, आपकी जो भी आप कोई बात कहना चाहते हैं किसी से, ठीक है, वो, या फिर आपका कोई विचार है, तो इसका आदान प्रदान क्या कहलाता है? यानी अगर मैं अपनी बात आपसे कहूं और आप अपनी बात मुझसे कहो, तो उसी को हम कहते हैं भाई कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, कम्युनिकेशन। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस कहाँ क्या होता है? जहां हम नौकरी कर रहे हो, समझने के लिए आसान भाषा है, जहां हम नौकरी करते हैं उसे हम कहते हैं वर्क प्लेस। सबसे आसान चीज है समझने के लिए। कई जगहों पर आपको वर्क प्लेस लिखेगा तो कंफ्यूज होगे आपके, यार ये वर्क प्लेस क्या होगा? नौकरी हमारा कुछ भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कहीं भी आप नौकरी कर सकते हो, है ना। बाकी एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करो आप। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड करो, ठीक है। यहाँ पर आप सच में अच्छी तैयारी कर सकते हो, जिसको कहते हैं ना कि कॉलेज की कमी जो है वो आप अपनी पूरी कर सकते हो, कॉलेज ना जाने की कमी है वो भी आप अपनी पूरी कर सकते हो। जैसे ये पछतावा नहीं रहेगा कि काश मुझे भी मौका मिला होता, मैं पढ़ लिया होता, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आईटीआई के बच्चों के लिए। ये सच में आपकी ये कमी खत्म कर देता है।
कि काश मैं पढ़ लिया होता। ये है, ये आपको पढ़ा देगा, बट आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, ठीक है। कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो। कह रहे हैं कि जब हम कार्यस्थल पर हों, यानी जहां हम नौकरी करते हैं और वहां बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें किस चीज का पालन करना चाहिए। मतलब देखिए, हर जगहों पर एक तरह से हम बातचीत नहीं कर सकते ना। मैंने इसके पहले भी क्लासेस में बताया है कि बातचीत भी भाई दो तरीके की होती है, एक प्रोफेशनल होती है, एक नॉन प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल की जब भी बात आती थी तो मैंने कहा कि आपको फॉर्मल कहा जाएगा, जब भी प्रोफेशन और ऑफिस वाली फीलिंग आएगी तो उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे, इसके पिछली क्लास में मैंने बताया है। और जब भी भाईचारा, दोस्ती यारी, फैमिली, शादी ब्याह, पार्टी में बातचीत होती है तो वो नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल हो जाता है, जिसको अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर बात हो रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि वर्क प्लेस पर जो कम्युनिकेशन होता है वहां पर हमें 6C का पालन करना पड़ता है। 6C क्या होता है? 6C एक नियमों का समूह है। जैसे एक रूल बनाया गया है कि अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री में कहीं काम करते हो तो आपको इसका 6C मॉडल का पालन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, काइजन पढ़ा होगा, क्वालिटी वाला जो चैप्टर है उसमें काइजन एक शब्द था। काइजन का मतलब होता है कि जहां पर भी हम काम कर रहे हो उस जगह पे गंदगी ना हो, जो भारी चीजें हो नीचे हो अगर हम रैक वाइज रख रहे हैं, ठीक है। और जो डेली यूज करने वाली चीजें हैं वो हम सामने रखें, जो कभी कभी यूज होनी है उसको आप पीछे रखें। मतलब बहुत सारे नियम का, हर जगह नियम कानून बनाए गए होते हैं। तो बातचीत करने का तरीका, अगर हम वर्क प्लेस पर हैं, इन द सेंस अपनी जॉब में है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, या जिस भी प्लेस पर हैं जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ आइडिया का मतलब यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। टेक्स्ट मतलब अक्षर होता है, क्लोज मतलब ये नहीं। 6C क्या है? एक मॉडल है, एक नियम है, एक कि जिसको फॉलो करना, कि भाई इसको हम फॉलो करेंगे। कब फॉलो करेंगे? जब हम कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर रहे होंगे। कहां पर कर रहे होंगे? जहां हम नौकरी करते हैं। 6C में क्या होता है कि 6C है, ठीक है। हर C का अलग अलग मतलब है जो आपको पता होना चाहिए, जो यहां पर मैंने लिखा भी है। 6C ऑफ कंपेलिंग कम्युनिकेशन, दे आर, देखो 6C होते हैं इसमें। सिंपल 6C का मतलब क्या होता है? 6C होते हैं। पहले C का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, पहले का होता है क्लियर। दूसरा है आपका कॉन्शियस, ठीक है। मुझे भी इतना याद नहीं इसलिए यहां लिखा है। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? कॉन्टेक्चुअल और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब यहां सीमेंट मत समझ लीजिएगा, हालांकि शब्द वही है लेकिन इसका मतलब दूसरा है। मैं अभी आपको बता देता हूं कहना क्या चाहते हैं ये। एंड केयरिंग, हर चीज का हिंदी मतलब भी लिखा है कि देखिए, जब हम कंपनी में बातचीत करेंगे, हम अपने अपने सुपरवाइजर से, अपने मैनेजर से, अपने टीम लीडर से, या फिर जो हमारे कलीग से, साथ में काम करने वाले लोग हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उस समय जब हम कम्युनिकेशन करें तो 6C वाला जो, कितने 6 हो गए? 1 2 3 4 5 6, और सब C से शुरू होते हैं इसलिए 6C कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसको आप लोग एक दिन नोट कर लीजिएगा, कभी आपसे पूछ दिया, स्पेशल टाइप का सवाल भी है ना। तो कहते हैं कि जब हम फैक्ट्री इंडस्ट्री में जब बातचीत कर रहे हो तो सबसे पहले नियम ये कहता है कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो 100% साफ साफ क्लियर बात करें, कुछ घुमा फिरा कर बात नहीं करें, क्योंकि वहां हमें टाइम पास नहीं करना है, वो हमारा वर्क प्लेस है। तो वहां पर जो भी टॉपिक हो जिस पर हम बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट करें, क्लियर बात करें, ठीक है। पहला चीज कह रहा है। कॉन्सिस मतलब है संक्षिप्त, मतलब अगर किसी टॉपिक के बारे में हम अगले को जानकारी दे रहे हैं तो पूरी जानकारी दे। ऐसा नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि आप वहां पर क्या है, सीनियर है और आपका कोई जूनियर है अप्रेंटिस पर, अब आपने क्या कहा, उसको पूरी चीज मोटर चालू करने के लिए भेज दिया और बंद करने के बारे में नहीं बताया। तो वही चीज है कि आप जो भी बताओ, पहली तो जानकारी एकदम क्लियर बताओ कि कैसे किसी प्रोसीजर को करना है, और पूरे उस प्रोसीजर को पूरा करना बताओ। अगर सीएनसी ऑपरेट करने की बात हो रही है, सीएनसी मशीन चलाने की, तो उसके A to Z सारे फंक्शंस के बारे में बताओ। ऐसा नहीं कि चालू करना बता दिया, जैसे आपने गाड़ी चालू करना, गियर लगाना बता दिया और ब्रेक लगाना और बंद करना नहीं बताया, तो वही चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब पूरा होना चाहिए। और तीसरी चीज की सही जानकारी देनी है, यानी जो बातचीत करनी है वो हमें
सही करनी है, वहां पे झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, ये कह रहे हैं। ठीक है। और प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब ये जो कॉन्टेक्चुअल लिखा हुआ है, कॉन्टेक्चुअल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो बातें हम करें वो हमारे काम से जुड़ी हुई हो। ऐसे नहीं कि अभी हम सीएनसी मशीन को चलाने के बारे में समझा रहे हैं और बातचीत करते करते अपने घर पर बात करने लगे कि अरे आज तो घर पे पकौड़ी बनी हुई थी, तो पकौड़ी का सीएनसी मशीन से क्या लेना देना। इसका मतलब कि आप जो बात करेंगे वो आप अपने काम से जुड़ी हुई बात करें, बेकार की गपशप ना करें। ठीक है, ये हो गया इस शब्द का मतलब। उसके बाद कॉन्क्रीट मतलब होता है कि जो बात बोल रहे हैं आप ठोस तरीके से, ठोस तरीके का मतलब सबूत के साथ, सबूत के साथ इन द सेंस कहते हैं कि जैसे अगर आप कोई जानकारी दे रहे हो तो सही जानकारी दो। ठोस का मतलब भी है कि सही जानकारी दो, ऐसा नहीं कि बस कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे मत बताओ। किसी को किसी मशीन के बारे में जानकारी दे रहे हो तो ऐसे मत करो कि पीला वाला दबाने से तो बंद हो जाना चाहिए, क्या पता ना बंद हो जाए, पीला वाला दबाने से जल जाए मशीन। तो जो भी जानकारी हो वो सही हो, प्रमाणित हो, वो चीज की बात करें। कंक्रीट मतलब ठोस हो, ठोस का मतलब यानी कि मजबूत नहीं, वो बात जो है सही हो, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और केयरिंग मतलब सामने वाले जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उसके साथ सम्मान से पेश आए, रिस्पेक्ट के साथ बात करें। ऐसा नहीं कि उससे टेढ़ा मेढ़ा बोलने लगे, मेरा जूनियर है तो मैं हम बस कुछ भी उसको बोल दें, नहीं। तो ये 6 हैं, इस 6 का ये मतलब होता है। और जो सवाल आपसे पूछा था कि वर्क प्लेस पर बातचीत के दौरान क्या पालन करना होता है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑप्शन नहीं दिया है। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑप्शन दिया रहता और 6C नहीं दिया रहता तब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन टिक कर लेते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, 6C है, तो इसलिए हम यहाँ पर 6C को कहेंगे कि इसका पालन करना चाहिए। 6C क्या होता है वो मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से बता भी दिया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 28 क्यों है आपको पता है, क्योंकि हमने 1 to 25 बताया ना आपको कि इसके पहले वाले क्लास में करा दिया है इस टॉपिक का। चलिए अब आ जाते हैं इस पर। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू, कह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री कहिए या कंपनी कहिए, मतलब वो प्लेस जहां हम नौकरी करते हैं। फिर से वही बात आ गई, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। ठीक है, नौकरी करने वाली या बिजनेस वाली जगह को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस या नौकरी वाली जगह। तो वहां पर जो बातचीत का तरीका है, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा तरीका सबसे मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा मुख्य रूप से क्या यूज हो जाता, ईमेल यूज होता है। भाई कंपनी से मेल आ गई, अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आपको छुट्टी चाहिए तो अपने एचआर को मेल करना पड़ता है कि सर ये लेटर। और आपने वैसे भी सुना होगा कई बार कुछ बातचीत होती है, लोग कहते हैं ठीक है मेल कर देना हमें, देख लेंगे। और जब भी कभी जो अथॉरिटीज हैं, जो सीनियर हैं, जो कंपनी के एचआर हो या फिर किसी हॉस्पिटल का ही कोई मैनेजर वगैरह हो, तो जब भी कोई बातचीत होती है वो वर्बल बातचीत करने की बजाय ये कहते हैं कि हमें मेल कर देना। यानी ऑर्गेनाइजेशंस में बात किया जाए तो मेनली जो बातचीत करने का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला और सबसे ज्यादा सेफ और सुरक्षित मेथड जो है वो क्या है, वो ईमेल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं 29 की तरफ। 29 क्या कह रहा है, सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर्स आर इन अ मीटिंग। सूर्या और उसके लोग, मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें सूर्या भी हैं और उनके 10 लोग भी हैं, सहपाठी हैं। 10 जैसे जनरली भाई कोई भी कंपनी हो तो एक आदमी तो चला नहीं सकता ना। जैसे आप यहाँ पर ही देख रहे हो तो अकेले हम नहीं काम करते हैं, कई लोग हैं ना मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग टाइपिंग का काम कर लेते हैं, उसके अलावा कोई जो है एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई ड्राइंग पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है। तो टीम वर्क होता है ना, तो इससे फैक्ट्री कंपनीज में भी लोगों का समूह होता है, टीम होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सूर्या है और उनके टीम में 10 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। सूर्या जो है हिंदी में बातचीत कर रहे हैं जिसमें 6 मेंबर ऐसे हैं उस 10 लोगों में से जो हिंदी समझते हैं। सूर्या हिंदी में बात कर रहे हैं, कौन, सूर्या।
टीम में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 6 लोगों को हिंदी समझ में आ रही है, लेकिन 4 मेंबर ऐसे हैं डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। अब ऐसे में सूर्या को क्या करना चाहिए? देखो भाई, अगर सूर्या कंपनी में एचआर मैनेजर वगैरह हैं, अगर उन्हें कोई जानकारी देना है, समझाना है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो उन्हें किसी ऐसे भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो 10 के 10 लोगों को समझ में आए। अब समस्या क्या है कि सूर्या हिंदी में बता रहे हैं और जो वहां पे 6 लोग हैं वो तो समझ रहे हैं, और जो 4 लोग हैं ऐसे मुंह खोल के देख रहे हैं क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या होगा, एक कॉमन लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी जिससे सूर्या बात करें जो 10 के 10 को समझ में आए। इसीलिए आजकल इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि हो सकता हो हम किसी स्टेट में, दूसरे इंडिया में ही कुछ अन्य स्टेट में चले जाएं तो वहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, उनकी लोकल लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी और हमारी हिंदी उनको समझ में नहीं आएगी। तो ये जो बीच की हमारी जो कड़ी होती है, इंग्लिश एक दूसरे की मदद करती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ही बोल के सही मदद कर देती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सूर्य को क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ ना, शुड नॉट टू डू। सूर्या के नाम से एक चीज और याद आ गया, आप लोगों ने प्लेयर हैं क्रिकेट में, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, मैं तो कभी देखता हूं, आपने नाम सुना है प्लेयर का, सूर्य कुमार यादव, जिसको हम लोग क्या करें भैया, सूर्या। ये नेटिव प्लेस, वैसे तो लोग मुंबई में सेटल है, लेकिन नेटिव प्लेस पैदा होने वाली बात की जाए और उनके जो पुरखों का मकान है, अभी भी जैसे दादा हैं यहीं पर हैं और इस तरह से चाचा हैं, तो हमारे ही गांव के हैं। गांव का क्या नाम है? हथौड़ा। ऐसे सूर्या का नाम याद आ गया तो मैं सोचा थोड़ा सेलिब्रिटी का हम भी यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ा ले थोड़ा, है ना। तो ये हमारे ही गांव के प्लेयर हैं, आप लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर क्या सवाल है कि सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए। देखो, कह रहे हैं कि मीटिंग तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, इसका मतलब नहीं है सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए, हिंदी में नहीं बात करना चाहिए। सूर्या क्या करना होगा, सूर्या को वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा जो सबको समझ में आए, ठीक है। सवाल पूछ रहा है सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए, सूर्या को हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सूर्या हिंदी में बोल रहा है तो 6 लोगों को ही समझ में आ रहा है, 4 को समझ में नहीं आ रहा है, तो कंपनी 6 से नहीं चलेगी, 10 के 10 लोगों को समझ में आना चाहिए टॉपिक, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए, सूर्या को हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। अब उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया है कि क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए होता तब ऐसा कुछ ऑप्शन रहता कि एक कॉमन लैंग्वेज चुनना चाहिए जो सबको समझ में आए, तो ऐसा सवाल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है, 29 का डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 30, ठीक है। 30 नंबर कह रहा है विशु has to send some secret official document to his manager, how should he send it? He not send it, ठीक है। कह रहे हैं कि कैसे नहीं भेज, नहीं यार, यही तो समस्या है। कभी हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक आध शब्द छूट जाने से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। सवाल कई बार ये पूछता है ना कि काम करते हैं, ये जो है काम कैसे किया जा सकता है, और उसी में थोड़ा सा एक शब्द डाल दिया जाता है कि ये काम कैसे नहीं किया जा सकता है। जैसे ही नहीं डालेगा ना, हमारा आंसर गलत हो जाए, क्योंकि हम जल्दीबाजी में चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि विशु है, विशु नाम के कोई व्यक्ति है, उनको कुछ अपना सीक्रेट फाइल है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो कि उनको अपने मैनेजर को भेजना है। तो उनको कैसे नहीं भेजना चाहिए? देखिए, ईमेल से भेजेंगे चलेगा, स्पीड पोस्ट से लेटर भेजेंगे चलेगा, डायरेक्टली अपने मैनेजर से मिले और हाथों हाथ दे दे चलेगा, लेकिन पूछ रहा है कैसे नहीं भेजना चाहिए, तो व्हाट्सएप पर नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर भेजेंगे, इनके व्हाट्सएप में लॉक नहीं लगा होगा, मैनेजर के वाले में नहीं लगा होगा, तो कोई वहां से कॉपी करके फॉरवर्ड कर लेगा दूसरे को। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर चीजें कितनी तेजी से वायरल होती हैं। जब एग्जाम वगैरह पेपर्स आउट होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा तो योगदान व्हाट्सएप पे ही रहता है, क्योंकि लोगों को सबसे आसान माध्यम मिलता है। एक को मिला टिक 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 यहाँ वहां फैलाना शुरू कर दिया। तो जब भी कोई सीक्रेट मतलब कह लीजिए कि गुप्त दस्तावेज या बहुत जरूरी दस्तावेज जिसमें किसी कंपनी की पॉलिसीज हो, फाइनेंशियल डिटेल्स हो, उसको व्हाट्सएप के थ्रू ना भेजकर
हम ईमेल से भेजें तो ठीक है, स्पीड पोस्ट से भी भेजें तो ठीक है, डायरेक्टली मिल कर दें तो ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कैसे नहीं भेजना है भैया, व्हाट्सएप से नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये 30 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग मिलकर एक ही कार्य को साथ में कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। जैसे मैं एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ा रहा हूं, अभिषेक सर फिटर पढ़ा रहे हैं, सनी सर इलेक्ट्रिशियन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद श्रेया मैम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पढ़ा रही है। तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलकर अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है टीम वर्क। टीम वर्क यही होता है कि अलग अलग स्किल्स वाले लोग, क्या होगा, अलग अलग स्किल्स वाले लोग एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो क्या कहलाएगा, वो टीम वर्क कहलाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मीटिंग डिस्कशन इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलिए 32 की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ठीक है। कह रहे हैं कि टीम वर्क के महत्व को सबसे अच्छे से कौन वर्णन करता है, या टीम वर्क को कहा जाए कि अगर आपको टीम वर्क का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब करना है, वो कोई कहे आपसे कि भाई टीम वर्क क्या है, टीम वर्क क्या है, इसको एक शब्द में डिस्क्राइब करने की बारी आएगी तो आप क्या सेलेक्ट करोगे। टीम मतलब तो टीम तो होता ही है, ग्रुप मतलब समूह, ये बात हो रही है कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क की बात हो रही है। टीम और ग्रुप तो टीम का मतलब होगा, टीम का मतलब टीम, टीम का मतलब ग्रुप, ठीक है। यूनिटी मतलब होता है, यूनाइट मतलब होता है एकता, कई लोग एक साथ मिलकर किसी मतलब हो गए, एक साथ मिल गए, किसी चीज लड़ाई लड़ रहे या कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ एकता का नहीं मतलब है, यहां पर मतलब होता है तालमेल, सिनर्जी। अगर एक टीम में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बनाकर रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। जैसे अगर हम 10 लोग हैं तो 10 लोग काम एक दूसरे का अपना अपना बांट लें और एक दूसरे के साथ टाइम मैनेज करें, एक दूसरे के साथ मतलब समझें, सब मिलाकर तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे तो नहीं होगा। जैसे क्रिकेट मैच का ही देख लिया जाए, अगर हम एक टीम है, रनिंग कर रहे हैं, दो प्लेयर आपस में रन के दौरान दौड़ रहे हैं, एक इधर से उधर दौड़ रहा है, एक उधर से इधर दौड़ रहा है, अगर ये तालमेल बैठा कर नहीं दौड़े, उसका मन क्या है आगे, जब मन क्या है तब दौड़ जाए, इसका जब मन क्या है तब दौड़ जाए, तो क्या होगा, आउट हो जाएंगे ना। तो यही चीज है कि सबसे टीम वर्क को अगर डिफाइन करने वाली बात आ जाए तो तालमेल कहेंगे कि जो भी लोग हैं वो टीम में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ उनका तालमेल होना जरूरी है, यानी उनका एक दूसरे के साथ विचारों का मिलना जरूरी है, तभी जाके वो किसी प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 32 क्या था हमारा, सिनर्जी, ठीक है। शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड, कह रहे हैं कि अगर हम किसी को चीजों को शेयर करते हैं, ठीक है, किसी के साथ अपनी थॉट्स को, अपनी बातों को शेयर करते हैं तो इससे क्या फायदा मिलता है, तो इसमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक, इसमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। अगर हमने अपनी लाइफ में जो भी हमने स्ट्रगल्स है, हमने अपनी पढ़ाई कैसे की, हमने किसी चीज को कैसे स्किल, जैसे हमने किसी चीज को कैसे अचीव किया, इस चीज को मैं सामने वाले को शेयर करूं। कई बार आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, इसलिए बुलाए जाते हैं कि वहां पर काम करने वाले लोगों से वो अपने निजी जीवन के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं। जो शेयर करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए मेहनत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही आंसर सही होगा, ठीक है। हैप्पी का कोई लेना देना नहीं है, खुश होना, उदास होना या बंद होना से कोई लेना देना नहीं शेयरिंग से, ठीक है। शेयरिंग से क्या होगा, क्या होगा, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जुड़ाव महसूस करते हैं आपके साथ। कोई भी, अगर मैं ही आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ स्टोरी अगर बताता हूं, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स बताऊं और अचीवमेंट्स बताऊं, तो आप उससे जुड़ाव महसूस करोगे और जुड़ाव महसूस करने के साथ साथ मोटिवेट भी होगे। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि क्या होता है कि लोग जुड़ाव महसूस करते हैं और क्या होता है, मोटिवेट भी होते हैं। तो यहां पर जो आंसर जो है
सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम, विनय, संदीप आर वर्किंग एज अ टीम। एक जियोग्राफी प्रोजेक्ट, जियोग्राफी का प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं 3 लोग, राम, विजय और संदीप, तीनों लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय इज शेयरिंग थॉट्स, विनय जो है ना जियोग्राफी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा है। व्हाट आर विनय एंड संदीप, ठीक है, सपोज टू डू, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर 1 मिनट, विनय संदीप क्या करने वाले, देखो यहां पर ना क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर राम होना चाहिए था। देखो प्लान ये हुआ कि जियोग्राफी पर प्रोजेक्ट बनाना है, हमने ग्रुप बना लिया 3 लोगों ने, राम, विजय और संदीप ने, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जियोग्राफी पर प्रोजेक्ट की बात आई तो राम जो है अपने विचार शेयर कर रहा है, राम अपने विचार शेयर कर रहा है। उस समय अब 2 लोग सुन रहे हैं, कौन से, विनय और संदीप। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, यही पूछ रहा है, क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए या फिर ये कह रहा है, राम कह रहे हैं कि भैया जियोग्राफी प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे, तब विनय और जो ये संदीप है दोनों लोग खेलने निकल जाए, चलो यार खेल के आते हैं, ये तो कुछ ज्ञान दे रहा है, नहीं। या फिर नन का कोई ऑप्शन नहीं होगा, गो अराउंड द स्कूल, स्कूल चले जाएं, नहीं। क्या करना होगा, जब आप 3 लोग हो टीम में, आप जब 3 लोग किसी आप टीम में हो, जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो बाकी दोनों लोगों का काम क्या है, सुनना। और कैसा सुनना, एक्टिवली, एक्टिवली मतलब ध्यान पूर्वक। अब देखिए सुनना भी 2 प्रकार का होता है, एक्टिव होता है, लिसनिंग मतलब सुनना, एक्टिव होता है और पैसिव होता है। एक्टिव ये होता है कि जब हम क्लास में लेक्चर्स ले रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस बोर्ड पर लिखी जा रही चीजें और जो टीचर बोल रहा होता है उसके शब्दों पर पूरी तरह से हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन होता है, इसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। और अगर हम रेडियो पर गाना सुन रहे होते हैं तो गाड़ी भी चला रहे हैं, इधर उधर देख ताक झाक भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गाना भी सुन रहे होते हैं, मतलब थोड़ी उतना सीरियस होकर गाना गाना नहीं सुनते हैं, क्योंकि अगर हम सीरियसली गाने में खो जाएंगे तो गाड़ी चलाते समय कहीं और घुस जाएंगे, है ना। तो वो पैसिव लिसनिंग कहलाता है। टीवी देखना, रेडियो सुनना, ये सब पैसिव लिसनिंग होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिलहाल क्या करना होगा, जब किसी प्रोजेक्ट पर बात हो रही है, 3 लोग हैं और एक व्यक्ति बोल रहा हो तो बाकी 2 व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो बात को ध्यानपूर्वक सुने, तभी तो वो बता पाएंगे, बाकी 2 लोग फिर बताएंगे कि हाँ ये विचार सही है कि गलत है ना। तो 34 का आंसर आपका ए हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीना, लायरा टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट, व्हाट शुड बोथ टीम्स डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट। कह रहे हैं कि टीना और लायरा 2 टीम है, क्या कर रही हैं, स्कूल में पेंटिंग का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं, और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना होगा, दोनों टीमों को क्या करना होगा, एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दे, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर दे, एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दे, नहीं, जिम्मेदारियां बांटनी होगी। अगर मान लेते हैं कि स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है कि भाई एक स्कूल है, मान लेते हैं पेंटिंग का प्रोजेक्ट मिला, एक बीच में बिल्डिंग है, बाउंड्री वॉल है, ये क्या है, बाहरी वॉल है, ये मेन बिल्डिंग है। तो हमें क्या करना होगा, अगर 2 टीम है तो दोनों टीमों को अपना अपना काम जो है बांटना होगा कि हम भाई इधर वाला करेंगे, हम इधर वाला करेंगे, हमारी टीम इसको करेगी, आपकी टीम इसको करेगी, तभी जो है काम पूरा सही से और सही समय पर हो पाएगा। और हम बहस करने लगे, नहीं नहीं हम ये वाला करेंगे, ये कहेंगे नहीं हम ये वाला करेंगे, तब काम नहीं चलेगा ना। तो यही चीज यहाँ पर पूछ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेंगे। कोई कहेगा कि मैं ये वाली वॉल करूंगा, कोई कहेगा कि मैं सिर्फ सफाई वाला काम करूंगा, तो इस तरह से हम जिम्मेदारियां बांट लेंगे तो प्रोजेक्ट सही से हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सवाल है, समझने वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आर्गुइंग और डिसएग्री बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि 2 ग्रुप है लोगों का, किसी बात को लेकर बहस हो रही है, मतलब चर्चा हो रही है, और सहमत भी है कुछ लोग और कुछ असहमत भी है। आर्गुमेंट हो रहा है ना, आर्गुमेंट हो रही, बहस हो रही है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 ग्रुप्स।
दो लोग हैं, किसी मुद्दे को लेकर बहस हो रही है, और ये तो होती ही रहती है आजकल। आप लोग देखते हैं किसी टॉपिक पर बात होगा तो दो तीन लोग एक साइड उधर से बात करने लगेंगे। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिक्स पे बात की जाए तो दो तीन लोग इस पार्टी वाले की तरफ से बड़ाई करेंगे, दो तीन उस पार्टी की बड़ाई करने लगते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर हो रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं? क्या ये टीम वर्क है? भाई टीम वर्क क्या है? हम तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। और क्या बड़ी खुशी मिलेगी? खुशी तो कहीं ऐसे मिलेगी ही नहीं है। क्या यह एक कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है? किसका टकराव है? गाड़ी घोड़े का टकराव नहीं है, विचारों का टकराव है। विचारों का टकराव है, विचारों का टकराव है, मतभेद जिसको आप कह सकते हैं। टकराव मतलब मतभेद कह सकते हैं कि मुझे दूसरी पार्टी पसंद है, आपको दूसरी पार्टी पसंद है, और हम इस पर क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। तो वही चीज यहां है कि क्या हो रहा है? ग्रुप्स है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाली ये पार्टी बहुत बढ़िया है, बहुत नौकरी दे रही है। वो कहेंगे कि ये पार्टी बहुत घटिया है। आपस में चल रहा है इनका, ये उधर से कुछ गोला बारूद, उधर से कुछ गोला बारूद, बातों का बहस हो रही है। तो इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, विचारों का असहमत होना, एक दूसरे से असहमत होना। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 36 क्यों हो जाएगा मैंने आपको बता दिया। 37, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, जब बहस किसी मतभेद हो जाए, टकराव होता है, तो जनरली इससे होता क्या है? क्या इससे हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन आ जाएंगे? ओहो मजा आ गया टकराव करके, बहस करके? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। या बहुत खुश हो जाएंगे कि ओहो आज तो मजा ही आ गया, बहस करके कितना मजा आया? नहीं। क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहां पर आपकी कंडीशन खराब होने वाली है। क्या कंडीशन खराब होने वाली है? निगेटिव इमोशंस आपके यहां पर जनरेट होंगे। ठीक है, लड़ाई नहीं हो जाएगी, हम लोग बहस कर रहे हैं जैसे। अब होने को तो कई बार मारपीट भी हो सकता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएगा। सब मिलाकर क्या होगा? हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस आते हैं, नकारात्मक भावनाएं आती हैं। जब भी दो लोगों में किसी बात को लेकर विवाद होता है या विचार नहीं मिलते हैं, जैसे कई बार घरों में भी, अपने घर में भी आप देखोगे तो आप सोचोगे कि टीवी आ जाए और मम्मी सोचेंगे कि फ्रिज आ जाए। फिर क्या होगा कि कहीं न कहीं पापा जाएंगे तो ना टीवी लाएंगे ना फ्रिज लाएंगे, हो सकता है वो अपने लिए कूलर उठा लाए। तो आप दोनों लोग निराश हो जाओगे, आप दोनों के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। तो एक यही समझ लीजिए, एक तरह का एग्जाम्पल आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव फीलिंग वाली बात हो जाएगी। लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन उस लेवल की बात पढ़ाई में नहीं होगी। पढ़ाई में लड़ाई की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 का हमने आपको ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन अ वर्क प्लेस अफेक्ट, कह रहे हैं अगर कार्यस्थल पर, कार्यस्थल क्या है? वर्क प्लेस मतलब नौकरी रोजगार वाली जगह, याद है ना, बताया था मैंने। अब वहां पर अगर विचारों का मतभेद होने लगा, यानी 10 लोग काम करने वाले हैं और एक दूसरे से विचार नहीं मिलता है, एक दूसरे से बहस ही करते रहते हैं, तो काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहां पर प्रभाव पड़ेगा? क्या सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर ऑफिस चमकने लगेगा, या नॉर्मल चीजें रहेंगी? नहीं, काम करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, काम कम होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे से हमेशा बहस ही करते रहेंगे। वो कहेगा कि पहले ऐसा करते हैं, पहले जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में कई काम करना हो, तो कोई कहेगा कि पहले हम पुट्टी कर लेते हैं, दूसरा कहेगा नहीं पहले हम पेंटिंग करेंगे, तीसरा कहेगा नहीं पहले हम पुट्टी और पेंटिंग दोनों एक साथ करेंगे। तो क्या होगा? उस काम करने की जो क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ेगा ना। ऐसा कब होगा? जब विचारों का सामंजस्य ना हो, मतलब सबके अलग अलग आइडियाज चल रहे हो, एक दूसरे का विरोध कर रहे हो। ठीक है, तब तो वही ये पूछ रहा है कि अगर कार्यस्थल पर, यानी जहां हम नौकरी या जहां काम करते हैं, वहां पर भी हमारे दिमाग में यही रहा, टकराव रहा। टकराव मतलब क्या? मतभेद, एक दूसरे से सहमत ना होना। तब क्या होगा? उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसका कंपनी में जो काम हो रहा है उस पर प्रभाव पड़ेगा, सैलरी पर नहीं पड़ेगा, ऑफिस चमकने नहीं लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पर फिलहाल 38 का आंसर ये होगा, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जेम्स हैज टू मीट हिज टीम मेंबर्स सूरज, रीना एंड नगमा। जेम्स बाबू है, ठीक है, जेम्स को मिलना था, सूरज से मिलना है। ठीक है, इनको मिलना है किससे? सूरज से, और किससे? रीना से, और किससे? नगमा से। ठीक है, और किस दिन मिलना है? फ्राइडे को। जेम्स कॉल्ड सूरज, जेम्स ने सूरज को कॉल किया। किसको कॉल किया? सूरज को कॉल कर दिया, और रीना को भी किया। सूरज और रीना दो लोगों को कॉल कर दिया, बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म नगमा, नगमा को फोन नहीं किया, नगमा को नहीं किया फोन। तो अब ये किस चीज का उदाहरण है? इसको क्या कहेंगे? भाई एक मीटिंग होनी थी,
ठीक है, मीटिंग होनी थी, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वो सबको इन्फॉर्म करके बताएगा, जिम्मेदारी दी गई थी जेम्स बाबू को। जेम्स बाबू ने सूरज को तो फोन कर दिया, ठीक है, रीना को भी फोन कर दिया, सूरज को फोन किया, रीना को फोन किया, लेकिन नगमा को फोन किया नहीं। नगमा भी टीम में है लेकिन इनको फोन किया नहीं, तो अब इसको क्या, जेम्स को क्या कहा जाएगा? जेम्स को कहा जाएगा टाइपिंग एरर, भाई फोन करने की बात है। तनाव नहीं, या फिर पुअर लिसनिंग, कम सुन पा रहा है बेचारा मतलब नहीं ध्यान से सुना, नहीं, इसको हम कहेंगे पुअर कम्युनिकेशन, कि बात को पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सभी लोगों से बातचीत नहीं की, सभी लोगों को मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, इसीलिए एक पुअर कम्युनिकेशन मतलब बेकार कम्युनिकेशन कहलाएगा जेम्स का। जेम्स का कम्युनिकेशन स्किल क्या? बेकार कहलाएगी, कि भाई एक मीटिंग के बारे में बताना था तो सभी टीम मेंबर को बताना था, ऐसा नहीं कि जो 2 को बता दिया 4 को बताया नहीं, मीटिंग में चारों इकट्ठा ही नहीं हुई, अब मीटिंग घंटा होगी, नहीं होगी ना, तो वही चीज है यहाँ पर, इसको पुअर कम्युनिकेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन मतलब ऐसा नहीं बातचीत करना ही नहीं होता है, ठीक है, किसी कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, किसी ने आपसे बोला कि यार वो अगले 5 जो हैं उनको बता देना, वो तो सोचेगा आपने अगले 5 को भी बता दिया होगा, पता चला आप 2 को बता के फिर आलस करके छोड़ो यार, तो क्या है, ये भी पुअर कम्युनिकेशन है, कि मैसेज को पूरी तरह से आगे ट्रांसमिट ना करना, आगे ना भेजना, पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेता एंड रक्षित आर कोवर्कर्स, ठीक है, कोवर्कर्स, कोवर्कर्स, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं। रक्षित और श्वेता एक दूसरे के साथ नौकरी करते हैं। दे आर एग्री विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से सहमत भी रहते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट कॉम्प्लिकेटेड अ प्रोजेक्ट प्रॉपरली, दे हैव नॉट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट प्रॉपरली, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। विच इज अ गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस, ठीक है, कह रहे हैं कि यार देखो एग्री नहीं, मैंने देखो शब्द गलत पढ़ दिया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे कहानी क्यों, एंग्री है, एंग्री, नाराज है एक दूसरे से। अब देखो एक तो लड़का एक लड़की, और इन दोनों को मिल गया प्रोजेक्ट काम करने को कि तुम दोनों ये प्रोजेक्ट खत्म करके दोगे, और ऊपर से हो गई इन दोनों में लड़ाई। अब लो, अब इन दोनों में हो गई लड़ाई हो गई, तो अब क्या होगा, कौन सा सही तरीका है कि इसको सही रिजॉल्व किया जाए, मतलब ये जो मुसीबत हो गई जिसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरा सही से सही समय पर नहीं खत्म हो पाया, क्यों नहीं खत्म हो पाया, क्योंकि इनके अंदर टकराव हो गया, मतलब आपसी टकराव रहा बातों का, विचारों का, ऐसे में प्रोजेक्ट सही समय पर नहीं सही खत्म हो पाया। तो देखिए यही चीज हिंदी में लिखा है, श्वेता और रक्षित साथ में काम करने वाले हैं, सहकर्मी मतलब होता है, एक दूसरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट सही से पूरा नहीं किया। अब कार्यस्थल में इस तरह के जो प्रॉब्लम है, ये जो टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये झगड़ा है, इसका एक अच्छा तरीका कौन सा है इसको सही करने का, ठीक है। क्या इन मेंबर्स को हटा दिया जाए नौकरी से? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। एक दूसरे को कूटना शुरू कर दें? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। या पुलिस कंप्लेन कर दें? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा तरीका निकालेंगे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरा तरीका निकालेंगे कि अब इस प्रॉब्लम झगड़ा हो तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए उस पर विचार किया जाएगा और नया तरीका ढूंढा जाएगा, ना कि ये बाकी 3 काम किया जाएगा, ठीक है। किसको किसको निकालोगे, हमेशा नौकरी से सबको निकाल नहीं ना सकते, तो वही चीज है यहाँ पर। तो 40 का आंसर क्या हो गया आपका, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है निगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। कह रहे हैं अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसके बारे में निगेटिव कमेंट कोई कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जांपल के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और नीचे कोई कमेंट कर रहा है कि क्या बकवास पढ़ाते हो, यानी निगेटिव कमेंट कर रहा है कि क्या बकवास पढ़ाते हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको प्रशंसा कहेंगे या फिर कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बकवास पढ़ाते हो गुरुजी, नहीं ना। और क्या कहेंगे, इनाम देंगे कि लो आपका इनाम है, बहुत बकवास पढ़ाते हो, नहीं, ये कहलाता है आलोचना। किसी के कार्य की बारे में निगेटिव बातें बोलना कहलाता है उसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन रिसीव हार्श, हार्श मतलब कठोर, टेढ़ा, कोई कठोर शब्द कोई बोल दे, कुछ लोग होते हैं ना बड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कठोर शब्द, अनफेयर एंड वेरी निगेटिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब क्या था, अभी आपने देखा ना, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना,
यानी आपके काम की बुराई हो रही है। तो अगर कोई व्यक्ति है उसको कोई बड़ा टेढ़े तरीके से और अनफेयर, अनफेयर मतलब वो सही काम कर रहा है फिर भी उसको गलत बोला जा रहा है, ठीक है, तो दे फील वेरी अनहैप्पी। अब ये बेचारा बहुत क्या करेगा, बहुत बुरा महसूस करेगा, दुखी महसूस करेगा। व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस, यह किस प्रकार की आलोचना है, क्या यह हेल्पफुल है, नहीं, क्या यह सही है, निष्पक्ष है, नहीं, ये अनफेयर क्रिटिसिज्म है। अगर कोई व्यक्ति सही है फिर भी उसको टेढ़ा मेढ़ा बोलना और बोलना क्या बकवास काम कर रहे हो यार, तुम्हें तो करने ही नहीं आता कुछ, तो इसको अनफेयर क्रिटिसिज्म कहेंगे। देखिए क्रिटिसिज्म आलोचना करना सही है, आलोचनाएं की जाती हैं। आप जैसे आप 10 काम कर रहे हो तो उसमें से 1-2 काम गलत करोगे, तो 2 काम के बारे में कोई अगर आपकी आलोचना करता है कि भाई आपका ये काम सही नहीं है, इसको सही कर लीजिए, इसमें ये कमी है, इसको सही कर लीजिए, तो वो आलोचना सही कहलाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, उसके बाद भी उसको टेढ़े मेढ़े गंदे शब्दों का मतलब बहुत गाली गलौज करना, टेढ़े शब्द बोलना, और अनफेयर, अनफेयर मतलब सही है वो फिर भी अनुचित तरीके से सही काम कर रहा है तब भी उसको गलत बोलना, और बहुत सारा निगेटिव आलोचनाएं करना, बहुत बुरी बातें उसके काम के बारे में बोलना, क्या कहलाएगा, वो अनुचित आलोचना कहलाएगा। फेयर में कौन सा हो जाता, निष्पक्ष आलोचना वो होता है जिसमें हम सही बोलते हैं। अगर सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, गलत काम करते हैं या आपका काम खराब है तो कहेंगे भाई आपका ये काम सही नहीं है, ठीक है। और हेल्पफुल कौन सा होगा, हेल्पफुल ये होगा हम सामने वाले को इस प्रकार से कहें कि उसको बुरा भी ना लगे और सही भी कर ले। उसको हम बताएं कि आपने सारा काम सही किया है, इसमें ये 2 छोटी सी जो चीजें हैं इसको सही कर लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। इससे क्या होगा, काम करने वाले को पता भी चल जाएगा कि उसकी कमी क्या है, प्लस उसको मोटिवेशन भी मिल जाएगा, तो वो हेल्पफुल क्रिटिसिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना कर रहे हैं हम अगर, वी मस्ट रिमेन एंड टू द पर्सन, अगर हम किसी व्यक्ति का कोई काम खराब है और उसका हम आलोचना कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति क्या करना, क्या रहना चाहिए, थोड़ा सवाल फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना, कभी कभी कंफ्यूजन वाला हो जाता है। जब कोई, ये थोड़ा सा सवाल ही घुमा हुआ है, यहां पर होना चाहिए था जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से सवाल बनना चाहिए, ठीक है। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति, हाँ ठीक है, गूगल ट्रांसलेट है इसलिए उल्टा लग रहा है, कोई हमारी आलोचना कर रहा हो तो हमें उस व्यक्ति मतलब आलोचना करने वाले व्यक्ति के प्रति क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुरंत भिड़ गए, ठीक है। जब आपके काम की कोई बुराई कर रहा है तो शांतिपूर्वक आपको क्या करना होगा, शांत रहना होगा उस समय, उसकी बात को शांत रहिए, शांति से सुनिए और तब विचार करिएगा बाद में कि भाई ये सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। ऐसा नहीं कि बड़े खुश हो गए कि अरे मेरी बुराई कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि चिल्ला के लगे रोने की, ओ हो क्या बकवास है मैं तो लुट गया, ऐसा नहीं, या फिर तुरंत झगड़ा कर ले, नहीं, ये सब नहीं करना। क्या करना है, जब हमारी कोई आलोचना कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो जो सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में बुराई कर रहा है, मुझे शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुनना होगा, उसके बाद सोचना होगा कि जो बोल रहा था सही तो नहीं बोल रहा है, कैलकुलेशन करना, मान भी नहीं लेना आंख बंद करके कि नहीं ये गलत बोल रहा है तो मैं गलत ही हूं। वही चीज है यहाँ पर क्या है, शांतिपूर्वक हमें सुनना होगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44। प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड शी डू। देखो इसका मैनेजर अच्छा है, प्रिया लड़की है तो इसको मैनेजर बढ़िया मिल गया, लड़का होता तो मैनेजर गरिया कहता कि अबे भाग तू बेकार का काम करता है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो लड़की को मतलब प्रिया को जो है, मजाक कर रहा हूं ऐसा आप मत लीजिएगा आप लोग कुछ, प्रिया जो है कंस्ट्रक्टिव मतलब हेल्पफुल, किसी ने क्रिटिसाइज किया, इसके मैनेजर ने, प्रिया के मैनेजर ने कहा कि प्रिया तुमने जो प्रोजेक्ट पर काम किया है इसमें कमियां हैं, लेकिन ये कमियां अगर तुम दूर कर लोगी तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सही हो जाएगा। तो अब ऐसे में मैं क्या करना पड़ेगा, अपने मैनेजर को ये क्या करें, मैनेजर को सुने समझें या फिर उनको थैंक यू बोल के निकल लें, क्या करें, प्रिया को क्या करना पड़ेगा, प्रिया को पहले तो बात को पूरी सुननी पड़ेगी, फिर समझना पड़ेगा कि क्या क्या कमियां बता रहे हैं मैनेजर साहब, उसके बाद थैंक यू बोलना पड़ेगा और तब निकलना पड़ेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, आंसर डी सही करेंगे। जब आपको कोई आपकी आलोचना तो कर रहा है, कोई आपके काम की बुराई कर रहा है,
लेकिन सही तरीके से कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है ना, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, समझ जाओगे। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कई बार इसको फीडबैक भी बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी बोला जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म मतलब फीडबैक, समझ लीजिए एक तरह से, हालांकि थोड़ा सा दोनों में फर्क है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है, आप किसी आपके लिए किसी ने सब्जी बनाई, ठीक है, अब आपको जो फेवरेट हो वो वाली समझ लीजिए। किसी ने आपके लिए सब्जी बनाई, सब्जी में सब कुछ मस्त था, मसाला और पनीर वनीर सब चकाचक एकदम सब टेस्टी, नमक थोड़ा सा कम था। तो आप क्या कहोगे सामने वाले को? ये सीधे कह नहीं दोगे कि अरे यार बेकार सब्जी बना दे, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो बुरा लग जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव नहीं कहलाएगा। कंस्ट्रक्टिव ये कहलाएगा, हमसे कहेंगे सब्जी तो बहुत बढ़िया बनाई हो, थोड़ा सा नमक बढ़ा देते तो और मजा आ गया होता। तो सामने वाले को पता भी चल जाएगा कि उसने गलती की है, काम पूरा सही नहीं किया है, और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव। तो वही यहाँ पर है। तो ऐसे में क्या है, पहले तो हमें सुनना होगा, समझना होगा, और अपने मैनेजर को थैंक यू बोलना होगा, फिर आगे निकलना होगा। ये हो गया प्रिया का काम। क्योंकि मैनेजर ने क्या बोला, मैनेजर ने इनकी हेल्प की कि भाई जो तुम प्रोजेक्ट बनाई हो उसमें थोड़ी सी कमी है, उसको सही कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कंस्ट्रक्टिव। किशोर मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट। किशोर भी है, किशोर का मैनेजर बड़ा अलग टाइप का ही अलबेला व्यक्ति, उसने कुछ अच्छी बातें भी बोल दी प्रोजेक्ट के बारे में पॉजिटिव, और कुछ निगेटिव भी बोल दी। अब किशोर बाबू कंफ्यूज है कि यार पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अब क्या मतलब। किशोर अपने मैनेजर के पास गए अपने प्रोजेक्ट को लेकर, किशोर के मैनेजर ने बोला, कुछ अच्छी बातें बोल दी प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ बुरी भी बोल दी। अब किशोर कंफ्यूज कि अब वो करे क्या यार, मतलब है क्या, ये सही है कि गलत है। कुछ लोगों से किसी टॉपिक पर बात करो तो दोनों बात कहते हैं एक ही साथ, वो अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे। अब आप सोचते हो यार इससे क्या ही पूछ दिया मतलब वो सही तरीके से आपको बताएंगे नहीं। तो वही यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। अब ऐसे में किशोर को क्या करना पड़ेगा, ऐसे में किशोर को क्या करना पड़ेगा, काम डाउन, पहले शांत होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा किस बारे में बोला और बुरा किस बारे में बोला। शांति से उसके यही चीज है, शांत रहो, सोचो। ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव पॉइंट एंड बाय द हिज मैनेजर, कि भाई मैनेजर ने जो पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं वो क्या है, और ये भी समझने की कोशिश करो कि निगेटिव पॉइंट्स जो बताए हैं वो क्या है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लेना हो। तो ऐसे में फिर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, जब आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें कोई बोल दिया आपके काम के बारे में, तो पहले शांत हो, घबराओ मत, ठीक है, तुरंत कोई डिसीजन मत लो, शांत हो जाओ, सोचो। क्या सोचो, क्या पॉजिटिव है उसके बारे में सोचो, क्या नेगेटिव है उसके बारे में सोचो, फिर फाइनल डिसीजन खुद लेने की कोशिश करो। तो ऐसे में ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट सब सही है। जब सारे पॉइंट सही निकलते हैं तो हम लोग आंसर डी सही करते हैं, है ना, पता ही होगा। चलिए 45 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग वेल, कह रहे हैं हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तभी बातचीत करना शुरू करते हैं, या जब मम्मी पापा बन जाते हैं तब, या बहुत पुराने हो जाते हैं। नहीं भाई, बचपन से ही के पे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बातचीत करना हम लोग बचपन से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी लैंग्वेज में बातचीत हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो ये सवाल ये अलबेला है, बट जवाब तो देना ही था। तो 46 का क्या हो गया, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, रीता टॉक टू हर कस्टमर बट सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से। रीता जो है अपने कस्टमर से बात कर रही है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि कस्टमर कहना क्या चाहता है। व्हाट शुड सी डू, अब इनको क्या करना चाहिए। मान लेते हैं इन्होंने एक शॉप खोल ली, ठीक है, इन्होंने एक शॉप खोल ली कंप्यूटर की, रीता ने। अब इनके यहाँ एक कंप्यूटर खरीदने आ गया कोई कस्टमर। अब उनसे कोई कस्टमर कह रहा है मुझे i5 चाहिए, ऐसे ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा हो, 16 GB रैम हो, 256 हार्ड डिस्क हो, इस तरह से बातचीत करने लगा। या फिर बोला कि ऐसा होना चाहिए जो हाई परफॉर्मेंस हो, जो गेमिंग पीसी चाहिए मुझे। अब रीता समझ नहीं पा रही कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब रीता को क्या करना होगा भाई, इंप्रूव हर लिसनिंग स्किल, स्टॉप टॉकिंग देम, कस्टमर से बात करना ही बंद कर दें। भाई कस्टमर से बात करना बंद कर देंगे तो कौन आएगा इनकी दुकान पे। फाइट विद कस्टमर, कस्टमर से भिड़ जाएंगे, अबे तो बोल क्या रहा है, सही से बोल, नहीं तब भी कोई मतलब नहीं। या फिर बिजनेस ही बंद कर दे, नहीं। इनको क्या करना होगा, अपनी समझने और सुनने की क्षमता को सुधारना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। लिसनिंग भी एक स्किल होती है।
जैसे सब लोग बोल नहीं पाते हैं, उसी तरह सब लोग अच्छे से सुन नहीं पाते। अच्छे से सुनने का मतलब किसी चीज को सुनकर समझना, ठीक है। तो इनको क्या करना होगा, अपने लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करना होगा कि वो कस्टमर की बातों को समझ पाए कि कस्टमर चाहता क्या है। अगर आप कस्टमर की, ग्राहक की जरूरत को समझ जाएंगे तो आप उसको उसकी जरूरत की चीज दे देंगे। जब दे देंगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा। तो ये रहा यहां पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, विच स्किल शुड यू इंप्रूव। कह रहे हैं कि आप मेल के द्वारा अनेबल, नहीं, सक्षम नहीं है। आप मेल के द्वारा कोई अपना भी मेल के द्वारा कोई मैसेज या मेल वगैरह प्रॉपरली क्या कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, भेज नहीं पाते हैं। तो अब आपको अपना क्या सुधारना पड़ेगा, आपके अंदर किस स्किल की कमी है। देखिए, मेल में क्या होता है, मेल में बोला नहीं जाता, मेल में जो मैसेज होता है बोला नहीं जाता। तो बोलने वाली स्किल हमें नहीं सुधारनी है, रीडिंग, पढ़ने वाली स्किल नहीं सुधारनी है। मेल भेजने की बात हो रही है और मैं मेल नहीं भेज पा रहा हूं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, लीव एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। अपने दोस्त से कहते हैं भाई यार लिख दे यार, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखा है ना। तो क्या है उनके अंदर, उनके अंदर इसकी कमी है, किसकी, राइटिंग कम्युनिकेशन की। इस क्वेश्चन के टाइम पे अभी सिस्टम ही बंद हो गया था, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा बता देता हूं। यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल के दौरान क्या है कि आप अपना मैसेज सही से लिख नहीं पा रहे। बहुत से लोग, वही होता है ना, अभी मैंने आपको बताया कि लोग छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना हो, इवन अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे होते हैं, तब भी अपने दोस्त से कहते हैं भाई एक एप्लीकेशन लिख दे यार मेरे नाम से, है ना। तो क्या होता है, वहां पर आपके अंदर राइटिंग स्किल की कमी होती है। किस स्किल की कमी होती है, राइटिंग स्किल की, ठीक है। क्योंकि आप लिख नहीं पा रहे हो, लेटर नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू आर स्केयर्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर, व्हाट आर सम वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको स्केयर्ड मतलब डरते हैं किससे, बातचीत करने में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से बातचीत करने में बहुत डरते हैं। तो उनको कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन निकलेगा या कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करने से डरते हैं तो आपको क्या करना होगा, फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट योर कम्युनिकेशन। पहले देखना होगा कि कम्युनिकेशन में क्या क्या आपके अंदर सही है, फिर देखना होगा कि कम्युनिकेशन में आपके अंदर क्या क्या सही नहीं है या नहीं, अपनी कमजोरियों को ढूंढना होगा। अब देखो, हर आदमी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ भी होती है, कुछ वीकनेस भी होती है। तो बात, हम किसी से बात करने में डर रहे हैं ना, तो हमें कम्युनिकेशन में देखना होगा कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत करते समय मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, बातचीत करते समय मेरे अंदर क्या क्या बुरा है, और फिर क्या करना होगा, वो तरीका ढूंढना होगा इंप्रूव करने का, अपने किसके बारे में, वीकनेस के बारे में। भाई अगर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बातचीत करने, ठीक है। तो बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम पहले ढूंढेंगे कि बातचीत करते समय क्या मैं बोलने में मुझे दिक्कत है या मुझे सुनने में दिक्कत है, ठीक है। तो वही है, पहले हम अपनी प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले अपनी शक्तियों को समझने, स्ट्रेंथ को समझेंगे, अपनी वीकनेस को समझेंगे। जब हमें वीकनेस समझ में आ जाएगी तो हम वो रास्ता ढूंढेंगे जिसके थ्रू हम अपनी वीकनेस को इंप्रूव कर पाए। यानी ऐसे में हमें ये तीनों काम करना पड़ेगा। जब तीनों काम करना पड़ेगा तो हम आंसर क्या करेंगे, डी वाला सही करेंगे। भाई जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है तो हमें देखना पड़ेगा ना कम्युनिकेशन में क्या क्या कमजोर है। कम्युनिकेशन में दो चीज होती है ना, स्पीकिंग और लिसनिंग, दोनों होता है ना। तो हमें देखना होगा कि क्या सही है क्या नहीं। हो सकता हो बोलने आता हो आपको, बट दूसरी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाते हो, इसलिए आप गलत बोल जाते हो। या फिर कई बार होता है आप सुन लेते हो, सही से सुन रहे हो, बट बोल नहीं पाते हो। तो वही है, तो आपको दोनों देखना होगा कि आपकी अच्छाइयां बुराइयां क्या है। जब पता चल जाए, मतलब आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, तो ताकत समझ गए तो उस पर काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कमजोरी है उसको ढूंढेंगे और उस पर हम काम करेंगे, उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये तीनों हमें काम करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, सतीश ऑलवेज आर्गू, मतलब बहस करता है, ठीक है, किसके साथ करता है, विथ हिज मैनेजर व्हेन हिज मैनेजर गिव्स हिम फीडबैक व्हाट डू यू डू, ठीक है। सतीश का काम क्या है, जब भी सतीश
अपना कोई काम करता है, उसका मैनेजर उसके काम के बारे में उसको फीडबैक देता है कि यार तुम्हारा काम अच्छा है या बुरा है, तो ये तुरंत बहस कर लेता है सतीश। अब ये पूछ रहे हैं कि सतीश की जगह आप होते तो क्या करते, सतीश की जगह आप होते तो क्या करते, आप होते तो क्या करते, गुस्सा हो जाते अपने मैनेजर से, या एकदम डर के मारे हालत खराब हो जाती कि अरे मैनेजर साहब तो डांट रहे हैं, या फिर अपने मैनेजर से भागते रहते, अरे मैनेजर आ रहा है सरक लो। नहीं, आपको क्या करना है, सुनना होगा, समझना होगा कि मैनेजर आखिर क्या अच्छा मेरे बारे में बोल रहा है, क्या बुरा बोल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से काम आप करोगे। तो यहाँ पर आर्गू यानी बहस करने की बजाय सतीश को क्या करना चाहिए, अपने मैनेजर की बातों को सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए, जो भी मैनेजर इनको फीडबैक दे रहा है, उनके काम के बदले जो भी प्रतिक्रिया दे रहा है कि आपका काम कैसा है, मैनेजर आपको बता रहा है, तो मैनेजर से भागना बचना नहीं है, आपको मैनेजर की बातों को सुनना है, समझना है और उस हिसाब से फिर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहना, ठीक है। और इसकी आगे की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप पूरी ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास का कमेंट जरूर से जरूर देखता हूँ और इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, हर वीडियो में ये बोलता भी हूँ और कहीं न कहीं मैं लगभग मांगता हूं आप लोगों से कि प्लीज कमेंट, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, क्योंकि आप ही हमारा मोटिवेशन है। आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।